हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है बिजनेस सीरीज का तीसरा वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी क्या होता है, एनुअल कंप्लायंसेस क्या होती है, प्रोफेशनल टैक्स क्या होती है एंड ट्रेड लाइसेंसेस एंड अदर कंप्लायंसेस क्या होती है कंपनी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले दो वीडियोस में ये बताया था कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सा बिजनेस रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना चाहिए एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए कि आपको वो मिले कि नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी कंप्लायंसेस करनी चाहिए एंड उस कंप्लायंसेस को कौन सी गवर्नमेंट बॉडी गवर्न करती है। तो ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वो गवर्निंग बॉडी है जो सारे कंपनीज को गवर्न करती है, उनके वर्किंग को, कंपनी लीगल वे में आगे बढ़ रही है कि नहीं एंड सारे कंप्लायंसेस अप टू डेट है कि नहीं। देयर आर 22 ROCs दैट आर स्प्रेड आउट अक्रॉस द नेशन। तो पहली जो ज़रूरी चीज़ है जो आपको करनी है वो ये है कि आपको कंपनी रजिस्टर होने के बाद आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड स्टेशनरी आइटम्स को प्रिपेयर कर लेना है, जैसे कि लेटर हेड एंड बिजनेस कार्ड्स। लेटर हेड एंड बिजनेस कार्ड्स आप अपने डिजाइन अपने तरीके से बना सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। जस्ट बेसिक डिटेल्स उसमें होनी चाहिए, जैसे आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। इनिशियल डेज में आपको ये लेटर हेड क्यों जरूरी पड़ता है, क्योंकि आपको करंट अकाउंट ओपन करना होता है एंड करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डिटेल्स देनी होती है कंपनी की, वो आपको लेटर हेड पे विद सिग्नेचर दोनों डायरेक्टर्स के आपको साइन करके एक लेटर हेड में बैंक को देना होगा, तभी आपका करंट अकाउंट खुलेगा। साथ ही साथ आप कंपनी का एक रबर स्टैम्प भी बनवा ले, क्योंकि अब जब आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे या आगे जो फाइनेंशियल्स पे आप साइन करेंगे तो साइन के साथ आपका रबर स्टैम्प मतलब यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं उनका स्टैम्प भी लगेगा उसमें। तो स्टैम्प का भी एक नॉर्मल फॉर्मेट होता है। सपोज आपकी कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, तो आप XYZ प्राइवेट लिमिटेड और नीचे डायरेक्टर, बस इतना आप लिख के एक रबर स्टैम्प बनवा सकते हैं। एंड दूसरा जो आपको करना है वो ये है कि आपको जल्द से जल्द विद इन 30 डेज एक ऑडिटर अपॉइंट करना है। एंड ऑडिटर किसे आप अपॉइंट कर सकते हैं, किसी एक CA को। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप CA कोई लोकली या फिर पर्सनली आप किसी को जानते हैं तो उन्हें हायर करिए। आजकल आप देख रहे हो कि ऑनलाइन पोर्टल में बहुत सारे CAs आ गए हैं जो ऑनलाइन के थ्रू बहुत ही कम पैसे में दिखाते हैं कि आपकी कंपनी के सारे कंप्लायंसेस कर देंगे सिर्फ 15,000 20,000 रुपये में एक साल का। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप उनके थ्रू मत जाइए। भले आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा आपको अपने पर्सनली अपॉइंटेड CA को देना पड़े, लेकिन ये ज़रूर इसलिए है कि मैंने एक इशू ये फेस किया था कि मैंने पहले एक ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए CA सर्विसेज ली थी। तो दिक्कत ये होती थी कि मुझे जब भी कुछ डाउट होता था मैं उन्हें कॉल करता था, वो अनरीचेबल होते थे, कस्टमर सर्विस को फ़ोन लगती थी तो उन्हें ट्रांसफ़र करते थे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी इशू होती थी। तो जब मैंने आगे चल के एक पर्सनल CA को हायर किया तो उनसे मैं कभी भी इंटरेक्ट कर सकता था एंड वो मेरे सारे डाउट्स को क्लियर भी करते थे एंड सबसे बड़ी बात जो है कि वो टैक्स सेविंग एडवाइस भी देते थे। एंड बाकी के जो कंप्लायंसेस हैं वो आप ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद, एक CA को हायर करने के बाद किस किस ड्यूरेशन में आपको क्या क्या फाइल करना है, जैसे कि TDS हो गया, एडवांस टैक्स हो गया कंपनी का, कब कब फाइल करना है, वो आपको CA बताते रहेंगे। अब यहीं पे फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप एक लोकल या फिर पर्सनली अपॉइंटेड CA को हायर करके रखेंगे, तब आप उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपको ये वीकली टाइमर्स देते रहे। क्योंकि तीसरा जो मस्ट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने लोकल अथॉरिटीज से यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, यानी कि वो आपको परमिशन देंगे कि आप अपने बिजनेस को फिजिकली या वर्चुअली जैसे भी आप कर रहे हो, जिस भी एरिया को आपने जिस भी ऑफिस को रजिस्टर किया है उनके अथॉरिटी के अंदर, तो आप वहाँ पे अपने बिजनेस को चला सकते हैं। एंड साथ ही साथ ट्रेड लाइसेंस एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद, क्योंकि आप आगे चल के एम्प्लॉयज भी हायर करेंगे, तो आपको शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर भी रजिस्टर करना होगा। तो ये दो चीज़ जो है अगेन आपको CA इसमें असिस्ट करेंगे, लेकिन क्या है आपको अपने लोकल अथॉरिटी से ये सारी चीज़, ये जानकारी ट्रेड लाइसेंस की एंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की जानकारी लेके रखनी है। एंड जो दो और इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन बचते हैं, ये एक्चुअली कुछ कंडीशंस हैं कि कब आपको रजिस्टर करना है, जैसा कि प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में दो टाइप का होता है, जैसे मैं खासकर वेस्ट बंगाल के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक, क्योंकि आपकी कंपनी प्रोफेशनल वर्क कर रही है तो वंस अ ईयर आपको प्रोफेशनल टैक्स एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट को देनी होगी। दूसरा जो उसमें पार्ट हो गया प्रोफेशनल टैक्स में कि अगर आप एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं एंड एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी के अंडर वर्क कर रहे हैं, तो आप जब उनको कुछ सैलरी देंगे तो उनके सैलरी से कुछ एक बेसिक अमाउंट कट के आपको प्रोफेशनल टैक्स जमा करना होगा उनके बिहाफ में। ये बहुत ही कम होता है, जैसे 200-300 रुपये होते हैं।
इसके बाद आता है GST, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड इसकी भी कंप्लाइंसेस बहुत हेक्टिक हो जाती है अगर आप CA की सही एडवाइस ना लें तो। GST में क्या करना है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका टर्नओवर 20 लाख एक साल में नहीं क्रॉस करेगा तो आपको GST रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगेन देयर इज अ कंडीशन दैट कुछ चीज़ों में GST रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। जैसे अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट में अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं तो आपको GST लेना ही पड़ेगा। तो आप CA से एडवाइस ले लीजिए कि आपके लिए GST रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन आपको करना है एंड क्या क्या बेसिक कंप्लाइंसेस जस्ट कंपनी रजिस्टर होते बाद ही आपको करनी है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर हेल्प करना चाहूँगा उस टॉपिक पे। एंड आपकी एक सब्सक्राइब एंड शेयर मुझे हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहने के लिए। तो तब तक स्टे सेफ।